ಚವ್ಹಾಣ್ ರವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. साइड से भारत माता की आवाज जरा जोर से आनी चाहिए। अभी अपने ढोल पीट दिया है, शंख बजा दिया है। भारत माता की आज जोड़ के प्रणाम करता हूं, आज सबको नमस्कार करता हूं। अभी हमने बेटियों की पूजन यहां की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय कार्यक्रम बेटियों की पूजा से ही शुरू होता है। उससे पहले कन्या पूजन के बिना हम शुरू नहीं करते। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और इस धरती पर कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां मां बहन और बेटी का मान सम्मान और इज्जत होगी वही भगवान भी निवास करेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी जैसी बेटियों के कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाई गई। लेकिन आज कर्नाटक में विजय संकल्प यात्राएं चल रही है। गर्व के साथ मैं कहता हूं कि आज भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्धशाली भारत के निर्माण के। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने भी वर्षों तक राज किया। 50 साल से ज्यादा एक ही खानदान ने राज किया। लेकिन जब कांग्रेसी राज करते थे तो भारत का मान सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी। पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। 2014 के पहले का भारत आप देख लीजिए। दुनिया में सम्मान की नजर से हम वैसे नहीं देखे जाते थे जैसे आज देखे जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में मोदी 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 के मंत्र का उच्चार हो रहा है। देश कहां से कहां पहुंच गया। एक जमाना था जब पाकिस्तान जैसे देश हमें आंखें दिखाते थे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, एक तरफ भारत की शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन। कई बार आश्चर्य होता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री है और दूसरी तरफ राहुल बाबा जैसे नेता। राहुल गांधी की मानसिक आयु 5 साल से ज्यादा नहीं है, सोचने में बिल्कुल बच्चे, अपरिपक्व। बात करते हैं भारत जोड़ो की और भारत तोड़ो वाले उनके साथ रहते हैं। अभी अभी ये राहुल गांधी विदेश गए तो विदेश की धरती पे जाके भारत की आलोचना कर रहे थे। मेरे बहनों और भाइयों, जो अपने देश के बाहर दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके भारत की आलोचना करे, अपने देश की निंदा करे, वो क्या देशभक्त हो सकता है? अरे हो सकता है क्या देशभक्त? मुझे तो उनकी देशभक्ति पर ही संदेह है। संसद में बोल नहीं सकते, सड़क पे बोल नहीं सकते और दुनिया भर में भारत की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। ये कांग्रेस के लोगों ने कहां से कहां देश को पहुंचा दिया था। लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहते हुए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा। और आज मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को भगवान का वरदान ही मिला हुआ है। मोदी जी के रूप में हमको एक तरफ सारा देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ओबीसी की बात सोच लीजिए बहनों और भाइयों। हमारा ओबीसी समाज मेहनती है, परिश्रमी है, देशभक्त है, ईमानदार है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक तरफ एक आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति एसटी से आती है, वो भारत की राष्ट्रपति है, और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। और दोनों के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, ओबीसी समाज भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, ओबीसी का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी समाज की आर्थिक उन्नति के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया है और सबसे पहले देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसके पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा ही प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए भी गर्व कि चाहे नीट के आरक्षण की व्यवस्था हो, मतलब मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के बच्चों को 27%, 27% पढ़ाई में रिजर्वेशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, इन सब में 27% रिजर्वेशन ओबीसी बेटा बेटियों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं। ओबीसी को कांग्रेस ने कब पूछा? मेरे बहनों और भाइयों, पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर का जो स्तर था, निर्धारण स्तर, वो 6 लाख रुपया था, उसको बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया 8 लाख रुपया। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभिनंदन करता हूं। आज की तारीख में ओबीसी के सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ओबीसी का और आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग का भी, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया है तो बीजेपी ने दिया है। या कर्नाटक की धरती पर एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाने का भी काम हुआ है। और ओबीसी और गरीबों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्तिकरण का अभियान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मैं आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, तुमने ओबीसी को दिया क्या? 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, 17 साल इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, फिर राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। ओबीसी समाज को आपने क्या दिया है? मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी ओबीसी को अधिकार देने का विचार कांग्रेस के मन में नहीं आया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, काका कालेलकर आयोग, उसने ओबीसी के लिए सिफारिशें की थी, उस पर संसद में नेहरू जी ने चर्चा तक नहीं होने दी थी। इंदिरा जी ने भी काका कालेलकर आयोग को कोई महत्व नहीं दिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों को लगातार धोखा दिया और जब भी ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा आया तो कांग्रेस के नेताओं ने या तो चुप्पी साधी या ओबीसी को उसके अधिकारों से वंचित करने का पाप किया, अपराध किया। कांग्रेस ने ओबीसी का केवल शोषण किया है, शोषण। मुझे कहते हुए संतोष है
कि मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी और अडवाणी जी उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तब देश में मंडल आयोग का गठन हुआ। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उसी सरकार में तब जब हमारे नेता शामिल थे, तब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया सरकारी नौकरियों में। नहीं तो कांग्रेस ने कभी ओबीसी की चिंता नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, जब मोदी जी ने 2017 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तब लोकसभा में कांग्रेस ने भी विरोध किया और वामपंथी दलों ने भी विरोध किया। जब लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो गया, तो राज्यसभा में बिल आने पर ओबीसी को संवैधानिक आयोग को दर्जा देने का विरोध फिर कांग्रेस के नेताओं ने किया। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित जी ने, जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा में इसको दोबारा पारित करवाया और आज ओबीसी आयोग संवैधानिक आयोग के रूप में विद्यमान है। मुझे कहते हुए भी गर्व है कि कई राज्य आप देख लीजिए, कांग्रेस ने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री दिए। मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, लगातार 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के, पहले श्री बाबूलाल गौर, उसके बाद साध्वी उमा भारती जी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस ने कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अनेकों राज्यों में ओबीसी के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बने, और चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे सुरक्षा बीमा की योजना हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, गरीबों के मकान हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। ये कहते हुए भी मुझे गर्व है, हमारी कर्नाटक की सरकार ने भी पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में और बाद में बोम्मई जी के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के कल्याण की अनेकों नेता बनाई, योजनाएं बनाई। 12 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन अगर ओबीसी को दिया तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सरकार ने दिया। पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रति लाभार्थी 2 लाख रुपया के लोन की सुविधा बीजेपी की सरकार ने दी। मैट्रिक के बाद पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप शुल्क की प्रतिपूर्ति विद्याश्री योजना की शुरुआत की तो बोम्मई सरकार ने शुरू की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की बहनों को 3 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा देने का काम किया। पिछड़े वर्ग के स्त्री शक्ति संघों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक की ऋण सुविधा और कर्नाटक का एक योजना में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का काम किया तो कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गंगा कल्याण योजना के तहत पिछड़े वर्गों को 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी कर्नाटक की सरकार में दी जा रही है। और मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण अगर आपके सामने बताऊं, पिछले दिनों स्थानीय निकाय के चुनाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। विधानसभा में हमने तय किया कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः जब चुनाव हुए तो ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ हुए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस ने कभी ओबीसी की चिंता नहीं की। और इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूं, चाहे राष्ट्र के विकास का सवाल हो, भारत को और मजबूत बनाना हो और चाहे ओबीसी को उसके अधिकार देना हो, एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज ये देखते हुए मन आनंद और संतोष से भर जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अयोध्या में जब अयोध्या आंदोलन चला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो लोग, कांग्रेस के लोग हंसते थे और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज ये कहते हुए संतोष है कि तारीख सुन लो, जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
कश्मीर से धारा 370 हटाने का चमत्कार कांग्रेस के लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता, खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में आग लग जाएगी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह थे कि धारा 370 समाप्त कर दी गई कश्मीर में और पत्ता भी नहीं हला, पता ही नहीं चला। धारा 370 समाप्त, 3 तलाक की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके साथ और सबके प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को लगातार आगे बढ़ाने के काम कर रही है और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम हो रहे हैं। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जिससे कल्याण के काम नहीं हो रहे हो। एक जमाना था जब भारत को कोई चिंता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, कोविड आया, कोविड के आने के बाद तत्काल प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स बनाई, अप्रैल में टास्क फोर्स बनी और उसके 8 महीने के अंदर कोविड की एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन बनकर तैयार हो गई। भारत में तो 200 करोड़ को लगी, दुनिया के 100 देशों को और वैक्सीन के डोज देके सबकी जिंदगी बचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज दुनिया में कहीं चले जाओ, देखिए भारत का सम्मान। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय हमारे बच्चे फंस गए, यूक्रेन से बाहर कैसे निकले। एक फोन गया हमारे प्रधानमंत्री का रूस के राष्ट्रपति को और एक फोन गया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और ये कहा कि भारत के बच्चे निकल रहे हैं, युद्ध विराम कर देना। और भारत के बच्चों ने तिरंगा झंडा उठाया और आगे निकले तो रूस की सेना ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन की गोलाबारी भी बंद कर हो गई और भारत के बच्चे सुरक्षित निकल के आ गए। हमारे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल के आ गए। आज भारत चारों दिशा में प्रगति कर रहा है। अब हम नहीं कहते जमाना कह रहा है, अब तो पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि काश हमारे पास भी मोदी होता। ये पाकिस्तान की जनता कह रही है। और कांग्रेस ने क्या किया था, पहले भी जब उनकी देश में सरकार थी उन्होंने देश को तबाह और बर्बाद किया था। आज जब सत्ता में नहीं है, विरोध में, तो देश की आलोचना करते हुए राहुल गांधी घूम रहे हैं। यहाँ के एक नेता खड़गे साहब, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष केवल नाम मात्र के, मुखौटा है खड़गे जी का, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। पीछे सूरत है मैडम सोनिया गांधी की, कंट्रोल उनका है, मुखौटा खड़गे साहब है। और खड़गे साहब ऐसे अध्यक्ष हैं कि जब रायपुर गए कांग्रेस के अधिवेशन में, गर्मी बहुत थी, बूढ़े तो खड़गे साहब भी बहुत है, छाता निकाला गया, लेकिन खड़गे साहब के सिर पे छाता नहीं लगा, छाता लगा तो मैडम सोनिया गांधी के सिर पे लगा। खड़गे साहब खड़े रह गए। ये नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। खड़गे जी का रोज अपमान होता है। और वैसे भी कांग्रेस को आप कर्नाटक में देख लो, कांग्रेस तो एक पार्टी नहीं बची है। एक डीके शिव कुमार, एक सिद्धरमैया, आजकल हमने सुना एक बस में घूम रहे हैं। कोशिश एक बस में बिठाने की हो रही है, लेकिन दिल नहीं मिले। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े। आज हालत यह है कांग्रेस की, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। एक सिद्धरमैया लेके भग रहे हैं, एक डीके शिव कुमार लेके भग रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस कर्नाटक का भला नहीं कर सकती, कांग्रेस ओबीसी का भला भी नहीं कर सकती। और एक पार्टी और है देवेगौड़ा साहब की, वो तो केवल वोट काटने खड़ी होती है। याद रखना, देवेगौड़ा साहब के थोड़े भी एमएलए जीते तो जीते ही कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ओबीसी के कल्याण, आम जनता के कल्याण के लिए, कर्नाटक के विकास के लिए। आज कर्नाटक हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में खड़ा है। ये कहते हुए मुझे गर्व है। और ये अगर किया है तो येदियुरप्पा जी ने किया, बोम्मई जी ने किया, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से किया है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। आज मैं विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुआ। तेज धूप में हजारों की संख्या में माताएं,
बहनें, नौजवान, आंखों में विश्वास, दिल में जोश, जिद और जुनून, जज्बा और सड़कों पर चल रहे लोग, उनके उत्साह को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कर्नाटक में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं आप सबसे भी अपील करता हूं, और यहाँ तो बालचंद्र जी हैं, लगातार 5 बार से जनता के सेवक, लगातार आपके बीच में रहने वाले, आपकी सेवा में कोई कसर न छोड़ने वाले। पिछली बार कितने थाउजेंड से जीते थे? 47, 43,000। ये तो थोड़े कम है भाई। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र से जिताइए, इस जिले से जिताइए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। और 23 में भाजपा की सरकार कर्नाटक में बनेगी तो 24 में फिर हमारे लाडले नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे और देश आगे बढ़ेगा, कर्नाटक भी आगे बढ़ेगा। मैं अपने ओबीसी के सभी बहनों और भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। बोलिए सब तैयार हैं? अरे बोल के बताइए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बीजेपी का एमएलए बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರನಾಥ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಿದಂತ ಓಬಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸುಮಾರು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅರ್ಬಾವಿ ಮಂಡಲದಿಂದ, ಗೋಕಾಕ್ ಮಂಡಲದಿಂದ, ಸವದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್ಗ್, ಬೈಲ್ವಂಗಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕಿತ್ತೂರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಮಿಸಿದ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಅರಬಾವಿ ಮಂಡಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಓಬಿಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆ ಅನಂತ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಓಬಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಬಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ವಿಚಾರದಾಗ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸುಮಾರು 70 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ 55 ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಓಬಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, SC ST ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಿದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೋತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ನಾವು ಒಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೇಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನಾರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರ 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಓಬಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದವರದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು, ತಾಯಂದ್ರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ 2023 ನಡೆಯುವಂತ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿಹ್ನವಾದ ಕಮಲು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವು ಇಲ್ಲಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರಬಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂದಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ದೇನೋ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದ್ರು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಗೆಲ್ಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅರಬಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಂದಂತರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಾ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಂತ ನನ್ನ ಓಬಿಸಿ ಬಂಧುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಓಬಿಸಿ ಜನಾಂಗನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಾ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೌಜುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಕೌಜುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಅರಬಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ತಾವು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಭಗವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ ಕಡೆ ಅದಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತೈತೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲನ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ ಕಡೆ ಅದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ 2023ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2023 ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 150ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟು ತರುವಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾಯಕರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರ ಮಠ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಮತ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ತಲುಪಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಸಮಾವೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಅರಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೌತಲ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सबसे पहले मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का कर्नाटक की पावन भूमि पर खास करके बेलगाम जिले के इस अरभावी क्षेत्र में समस्त भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता के द्वारा तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे रत्न हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम तो पूरा विश्व लेता है, उसके बाद भी हमारे पास नेताओं की पूरी लिस्ट है। एक से एक बढ़कर नेता भारतीय जनता पार्टी की हमारे संगठन में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में जो अपने काम का जलवा कायम रखा है, जिसके कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और आपका आना भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने का काम आपकी उपस्थिति से हो रहा है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत संगठन की एक नींव ये बेलगाम जिले में देखने को मिलती है। पूरे कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला अगर कोई रहेगा तो बेलगाम जिला है, जहां 18 विधायक 18 तालुका 18 विधायक काम करते हैं। 18 में से 13 भारतीय जनता पार्टी के हैं और मुझे यकीन है आपका आज यहाँ आना 15-16 विधायक अगली बार बेलगाम जिले से जाने वाले हैं, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का अरबाव में आकर कौशल्य में आकर ओबीसी मोर्चा को संबोधन करना एक नई जान डालने के बराबर है। मुझे तो लगता है कांग्रेस वाले आज रात को बिल्कुल सोएंगे नहीं, उनकी नींद खराब होने जैसा हालत आज की ये सभा, आज का ये माहौल देखने के बाद मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूरे 15 से 16 विधायक चुनकर जरूर आएंगे।
ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಟ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಚ್ಚಿದಾರಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹುಲಿ ಶಾಸಕನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಜನರ ಮನಿಮನ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಜನ ಗೆಲ್ತಾರು, ಮನುಷ್ಯರು ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಾರು. ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಅರಬಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲು ಯಾವಾಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೀವು ಬರೀ ಅರಬಾವಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರವಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಂತವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೀವಿ, ನಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹುಲಿ ಅಂತ ನೇತೃತ್ವ ಇರುವಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ನಾವು ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಂತರಿದ್ದೇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ 18 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 24 ತಾಸು 18 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. 500 ವರ್ಷ ಜನ ಕನಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಹುಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶ ನಿಮ್ದಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ರುದು ಭಾರತ ದೇಶ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಲೇ ಇರೋಣ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಣ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಜಬೂತ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದು ಭಾವನೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಟ್ಟೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಟ್ಕೊರಿ, ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಕೋತೀವಿ. ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 500 ವರ್ಷ ಬರೀ ಕನಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾನವತೆ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ಬಲ ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ 10,000 ಮನಿ ಮಠ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೈ ಬಲ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೈ ಬಲ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದುವಂತ 23 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಆರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಡಿಬಡಿ ಈಗೇನು घर की मुर्गी दाल बराबर रोज ही आती है, नहीं इतने दिवस आपके ना बाहर माता मतों फिर एक बार मैं शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके आने से हमें बोलते ना कॉम्प्लान इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. शिवराज सिंह चौहान जी सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी अंत नो ಹೆಮ್ಮೆದಿಂದ ಹೇಳ್ಬಹುದು. और आपका आना हमारे लिए एक प्रेरणा है, ताकत है. आपका संबोधन सुनने के लिए सभी बैठे मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ OBC ಮೋರ್ಚಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸೋಣ, ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸೋಣ, ಹಿಂದುತ್ವ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತಗೊಂಡು ನಡೆಯೋಣ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಮಲ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.